नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और आज है उसका लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 17 आज उसका है। ओके, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा मांग की लोच। क्या है? मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम हमारे इस पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर अपन लोग हैं, पर अभी लास्ट लेक्चर हमारा नहीं है। ठीक है, हम लास्ट टॉपिक पर है पर लास्ट लेक्चर नहीं है। हम पढ़ रहे हैं मांग की लोच। आज हम लोग जानेंगे कि मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, ये जो वाली जो थ्योरी है किसने दी है, क्यों दी है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या इसका जो बोर्ड में इंपॉर्टेंस कितनी है, कितने मार्क्स होते हैं, उन चीजों पर चर्चा करेंगे। मतलब आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को समझने का काम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ के कुछ मांग की लोच की श्रेणियां हैं, कैटेगरियां हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से मांग की लोच, अलग अलग कौन कौन सी विधि है जिससे कि मांग की लोच की गणना कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो हमारा लगभग 19 या 20 लेक्चर तक पहुंचते पहुंचते ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल 0 से ऊपर तक आपकी ये जो चैप्टर है दिमाग में एंटर हो जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है टॉपिक का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा पहले की बातों पर चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक मांग के बारे में, डिमांड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि मांग क्या होती है, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व या अफेक्टिंग जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, मांग की मात्रा में कब परिवर्तन आएगी और मांग मात्रा में कब परिवर्तन आएगा, ये सब कुछ हम डिटेल में और डिस्कस में जान चुके हैं, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। हम अभी तक का अगर एक सार, एक कंक्लूजन निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम जिसको कहा जाता है। ये लॉ ऑफ डिमांड ये कहता था बच्चों कि भैया अगर प्राइस बढ़ती है, अगर किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? गिर जाती है। और किसी भी वस्तु की मूल्य अगर गिरती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो हम लोगों ने बिल्कुल क्या है, इसको तो पी लिया है हम इसको तो रट चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। हर लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, हर लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जाना है। तो लॉ ऑफ डिमांड अगर आपने जान लिया तो मतलब डिमांड का तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ये आधार है बेटा लॉ ऑफ डिमांड। अगर डिमांड का टॉपिक, मांग का टॉपिक समझ रहे हो तो ये आधार है। आज का टॉपिक की भी हम शुरुआत यहीं से करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरती है और प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है। बिल्कुल ये बात सत्य है, परंतु कितनी डिमांड गिरेगी, कितनी प्राइस बढ़ने पर कितनी डिमांड गिर रही है और कितनी प्राइस गिरने पर डिमांड कितनी बढ़ेगी और कितनी प्राइस बढ़ने पर डिमांड कितनी गिरती है, ये जानना जरूरी है। हम सिर्फ यहां से ये बात हमारा तय हो रही है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड गिरेगी। ये हमने एक कॉन्सेप्ट मन में बिठा लिया है, दिमाग में बिठा लिया है कि जैसे भी किसी भी वस्तु की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड गिरना तय है, और अगर किसी भी वस्तु की कीमतों में गिरावट आती है तो उसकी डिमांड उठना, उसकी मांग बढ़ना तय है। परंतु कितनी बढ़ेगी? आज मैं एक बात कहता हूं कि जैसे कोई बच्चा है, उसके पहले 20 में से 10 मार्क्स आते थे, अब 20 में से 12 आए। ठीक है, जब 20 में से 10 आए तो मैंने उसको बोला भाई 50% तेरे मार्क्स आए। अब उसको ये तो पता चल गया 12 है, परंतु अब इसको ये नहीं पता कि मेरे कितना इंक्रीमेंट हुआ है। बढ़ोतरी तो हुई है, 10 से 12 हुई है, पर कितना परसेंटेज मेरे बढ़ोतरी हुई है। तो मैं उसको कहूंगा कि बेटा तेरे 10% बढ़ोतरी हो गई। अब तेरे पहले 50% मार्क्स थे, आज से 60% मार्क्स थे। तो इसी प्रकार से तो डिमांड कितनी बढ़ रही है और कितनी गिर रही है ये हमें पता होना चाहिए। अभी तक आपने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि डिमांड गिरेगी, डिमांड कब बढ़ेगी, कब घटेगी, ये पढ़ा है, पर कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी ये हम मांग की लोच में पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये काम होता है कि वो हमें ये बताएगा कि जो ये लॉ ऑफ डिमांड है, जो मांग का नियम है, जो ये कहता है कि डिमांड बढ़ेगी और घटेगी, तो ये कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी, ये बात हम लोगों को इसमें जाननी है। ये मांग की लोच में हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी। ये जो मांग की लोच का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया तो दिया किसने? ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये कॉन्सेप्ट दिया है मार्शल ने। किसने दिया है? मार्शल ने दिया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल।
जो कि बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। कहां दिया, कब दिया, कैसे दिया? तो उनकी एक किताब है बेटा, उनकी बुक है, बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वाली किताब में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये वाला सिद्धांत दिया है, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उन्होंने इस सिद्धांत में ये बताया है कि अगर किसी वस्तु की कितनी प्राइस गिरने पर कितनी डिमांड बढ़ती है और कितनी प्राइस बढ़ने पर कितनी डिमांड गिरती है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया है अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया है, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी का या लोच का मतलब क्या होता है? मांग तो आप समझ गए, इलास्टिसिटी भी समझिए। देखिए, आपने इलास्टिक वाला रबड़ देखा है, इलास्टिक वाला रबड़ यूं होता है, बिल्कुल कुछ रबड़ यूं है, बिल्कुल उसको खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, जो जितना ज्यादा खींच जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा इलास्टिक है। ये इलास्टिसिटी मतलब बहुत ज्यादा खींच सकता है। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी यूं नहीं खींचते, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं खींच सकते, तो हम उनमें कहते हैं वो कम इलास्टिक है। ठीक है, कम इलास्टिक है। आपने जैसे बहुत सी बार लोगों को सुना होगा कि यार इसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, वो यहां से खड़ा होकर के भी यूं जाएगा और पीछे आराम से यूं हाथ लगा करके आ जाएगा। हम कहते हैं यार इसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल, इलास्टिक बॉडी है इसकी, यूं बिल्कुल रबड़ की तरह ही हो जाता है, ऊपर से नीचे, इधर से उधर, आराम से रबड़ की तरह हो जाता है। मतलब उसकी बॉडी में मूवमेंट जो है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी क्या है, ज्यादा है। और जैसे कुछ अपन जैसे लोग हैं, यहां से यहां होने में भी एक बार नहीं बस दर्द हो गया, अब ज्यादा नहीं हो सकते, तो अपनी क्या है, इलास्टिक कम है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है कि हमारी प्राइस में चेंज आने से क्या बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज आ सकता है या बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगा। इलास्टिक होना, ज्यादा लोचदार होने का मतलब है कि भैया खतरनाक वाला परिवर्तन आएगा। थोड़ी सी प्राइस गिरते बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और थोड़ी सी प्राइस बढ़ते ही बहुत ज्यादा डिमांड गिर जाएगी, ये होते इलास्टिक। और जहां पे बिल्कुल ना के बराबर परिवर्तन आता है उसको अलग मुद्दा आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा। तो ये मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको पता है, और मांग की लोच जो है वो मार्शल ने दी है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी है अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है ये मैंने आपको बता दी। अब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 प्रकार की पढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको ईडी से शो करा जाता है, इस प्रकार से ईडी, ई हमेशा यूं और फिर उसके पास छोटा सा डी लिख दिया जाता है, ईडी। ये ईडी हम लोग 4-5 प्रकार से पढ़ते हैं। एक जो ईडी होगा वो होगा ईडी बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है, इसको कहा जाता है अनंत कहा जाता है। मतलब मांग में जो परिवर्तन आएगा वो अनंत आएगा, बहुत ज्यादा मांग हो जाएगी, कम बढ़ेगी बढ़ेगी पर बहुत तेजी से ज्यादा होगी। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, फिर एक होता है ईडी बराबर 1, मतलब जितना प्राइस में चेंज आया है, जितना प्राइस की मात्रा में चेंज आया है उतना ही क्या है, मांग में भी चेंज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ईडी बराबर 0, मतलब प्राइस में चाहे कितना ही चेंज क्यों ना आया हो परंतु उसकी मांग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये 3 तो बड़े आसान है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जहां पर एक होता है ईडी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1 और ईडी इज ग्रेटर देन 1। ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पूरा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें भी क्या है, वक्र बनेंगे और ये वक्रों के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया है कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की लोच है, उसमें इस प्रकार से हमें लोच पढ़नी होती है कि जैसे अब ये है तो ये बहुत ज्यादा लोचदार है, पुण्यते लोचदार है, खूब बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। इसको देखो, ये इसका बिल्कुल उल्टा है, प्राइस कितनी बढ़े कितनी घटे डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारी जीवन के लिए आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, अब उसमें चाहे कितनी ही प्राइस बढ़े कितनी ही घटे पर डिमांड तो होगी होगी। लोगों ने कोरोना से पहले भी अनाज खाया है और कोरोना में जब रेट बढ़ी तभी अनाज तो लिया ही, तो प्राइस बढ़ने से उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो ये लॉ ऑफ डिमांड, मार्शल का प्लान, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा मांग की लोच का 3 प्रकार से हम इसको वैसे पढ़ाते हैं अपन, पर यहाँ पर आपकी किताब में एक पे डिस्कशन होगा। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, जो कीमत है उस कीमत के आधार पर मांग की लोच, ठीक है, कीमत के आधार पर मांग की लोच। दूसरा होता है बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। और तीसरा होता है
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए तीनों में क्या बताया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब आप समझ चुके हो कि मांग में कितना परिवर्तन आएगा। ठीक है, मांग कितनी लोचदार है, मांग में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है या मांग में बहुत कम परिवर्तन आता है, इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। पर जब यहां पर है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मांग में परिवर्तन आ रहा है वो किसकी तुलना में आ रहा है, उस वस्तु की स्वयं की कीमतों की तुलना में। उस वस्तु की स्वयं की कीमत बढ़ने पर मांग गिर रही है या उस वस्तु की स्वयं की कीमत गिरने पर मांग बढ़ रही है। मतलब यहां पर जो मांग कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी वो किस बात से प्रभावित है, उस वस्तु की कीमत से प्रभावित है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब यहां पर फिर दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस वाला। क्रॉस वाला यहां पर क्या है, जो संबंधित वस्तु है, संबंधित जो वस्तु है उसकी कीमत के साथ, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से, संबंधित वस्तु आपने पढ़ी है, स्थापन वस्तु और पूरक वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपने पढ़े हैं। तो उन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आने से आपकी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आता है, बढ़ती है या घटती है, तो ऐसे को हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फिर आ जाइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इनकम के ऊपर आधारित है। किसकी इनकम, उपभोक्ता की इनकम, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय बढ़ने से या घटने से उसकी मांग में कितना परिवर्तन आता है, मांग घटती है या बढ़ती है। ठीक है, यह हमें यहां पता चलता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मांग की लोच तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट बस इतना सा कहती है कि भैया मांग है उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन आ रहा है, कितनी बढ़ रही है। ये बात हम जान चुके हैं कि बढ़ती और घटती है, पर कितनी वाला जो शब्द है ना ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी। तो इस वाले में हम देखते हैं कि भाई प्राइस के आधार पे है, यहाँ पे संबंधित वस्तुओं के आधार पे है और यहाँ पे इनकम के आधार पे है। जब यहाँ पे प्राइस की बात होगी, उस वस्तु की कीमत की बात होगी, तो बाकी जितने भी तत्व होंगे, जितने भी मांग को निर्धारण करने वाले तत्व हैं, जितने भी डिमांड के अफेक्टिंग फैक्टर्स है, वो सारे के सारे कांस्टेंट हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और कौन कौन से होते हैं, तो एक बार फिर से डिमांड फंक्शन लिख लीजिएगा, dx = f और फिर px, x जो वस्तु आप खरीद रहे हो उसकी प्राइस, pr संबंधित वस्तुओं की प्राइस, y इनकम ऑफ द कंज्यूमर उपभोक्ता की आय, t टेस्ट और प्रेफरेंस रुचि और अधिमान, और लास्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और भविष्य में संभावनाएं जो है। ये आपका डिमांड फंक्शन कहलाता है, मांग फलन कहलाता है। अब जब हम लोग इसको ले रहे हैं तो ये सारे के सारे स्थिर हो जाएंगे, जब इसको ले रहे हैं तो ये और ये तीनों स्थिर हो जाएंगे, इसको ले रहे हैं तो ये दो स्थिर हो जाएंगे। मतलब जब आप एक को बात कर रहे हो, एक पे फोकस कर रहे हो, तो बाकी दूसरी चीजें क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। यहां से हमारे जीवन की भी एक सीख निकल करके आती है। क्या सीख निकल करके आती है कि जब हम पढ़ाई करें ना तो सारा का सारा फोकस पढ़ाई पे ही लगाओ। तब फिर ये मत सोचो मैं दोस्त के साथ वहां जाऊंगा, मैं रिश्तेदारी में वहां जाता तो ऐसा होता, ये होता, वो होता। तो जब पढ़ रहे हो तो सारा का सारा जो फोकस है कॉन्सेंट्रेट कहां लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ। जब खेलने जा रहे हो तो फिर भूल जाओ, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ भूल जाओ। जब खेल रहे हो 1 घंटा खेलने का टाइम है तो पूरा का पूरा फोकस खेलने पे लगाओ, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। जब रिश्तेदारी में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जा रहे हो तो पढ़ाई खेल कूद सब भूल जाओ, वहां फंक्शन को एंजॉय करने पे ध्यान लगाओ। तो जिस काम को कर रहे हो उसी समय उसी में ध्यान लगाओ, बाकी सारी चीजें स्थिर रहने दो। जहां पर है जैसी की जैसी है उसको वैसी की वैसी छोड़ दीजिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मांग के नियम में होता है कि एक चीज को प्रभावित हो रही है तो दूसरी सारी की सारी शटर डाउन रहेगा, उनको शट डाउन रहेगी, वो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं लेकर के आएंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस में चेंज आने के कारण हमारे डिमांड में चेंज आता है। यहाँ पर जो संबंधित गुड्स हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट और उनकी प्राइस में चेंज आने से हमारे डिमांड में चेंज आता है। और यहाँ पे उपभोक्ता की इनकम में बदलाव आने से हमारी डिमांड में बदलाव आता है। ठीक है ना, ये सब कुछ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों को पढ़ना होता है। ये बेसिक मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब देखिए इस मांग की लोच में क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पहली बात तो इसमें सीधा सा पूछ लिया जा सकता है कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 90% बार क्या होता है कि चांसेस होते हैं बोर्ड से ये क्वेश्चन डालता है। इसके साथ इसका एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला भी अभी मैं आपको लिखाऊंगा।
तो उस फॉर्मूले पर भी क्या है, क्वेश्चन बन जाता है कि आप फॉर्मूला बता दीजिए, आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। इसके अलावा इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है बेटा, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज अपन लोग करेंगे। संख्यात्मक प्रश्न है, वो संख्यात्मक प्रश्न भी करेंगे, जिससे कि उसमें भी कभी कभार 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का सवाल बोर्ड पूछ लेते हैं। कोई बोर्ड पूछता है, कोई बोर्ड नहीं पूछता। कभी कभार क्या करते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं। एमसीक्यू में वो दे देते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि इसका आंसर बताइए ABCD, पर अब आपको उसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपन आपकी 0% डाउट और 100% मार्क्स के उस पर चल रहे हैं कि 0% डाउट रहना चाहिए। तो आपका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, क्लियर होना ही चाहिए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि किसी भी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत की विपरीत दिशा में जाती है। किसी भी वस्तु की जो मांग है, जो डिमांड है, किसी भी वस्तु के लिए जो मांग है उसकी विपरीत कीमत की विपरीत दिशा में जाती है। और एक तरफ क्या बोला है, प्राइस। मतलब प्राइस अगर, जैसे फिर अपन एक उदाहरण देते हैं कि भैया अगर कीमत इधर जा रही है तो डिमांड इधर जा रही है, ठीक है। अगर जैसे ये कीमत है, ये वाला पेन, और ये वाला कीमत डिमांड है, मांग है। अगर कीमत आपकी तरफ आ रही है तो डिमांड मेरी तरफ आ रही है। और अगर मान लीजिए कि ये इधर जा रही है तो ये इधर आ रही है, विपरीत दिशा में चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कीमत बढ़ रही है, कीमत ऊपर हो रही है, बढ़ रही है, तो डिमांड नीचे गिरेगी, अपोजिट हो जाएगी। और अगर ये गिर रही है तो ये ऊपर जाएगी। यही बात हम पढ़ते हैं कि किसी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है। तो जैसी कीमत होगी उसके विपरीत दिशा में ही क्या होगी, मांग होगी, डिमांड होगी। परंतु कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं रहता। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे तक तो ये तो देखो बच्चों थ्योरी है, ये तो अपनी क्या है, थ्योरी है, एक प्रकार से फैक्ट है कि यहां साहब जब जब हमारी कीमत बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी। परंतु जरूरी नहीं है कि हर बार कीमत बढ़ने से डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाए, या कभी कभार ऐसा हो कि कीमतें कम होने से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। तो हमेशा जो प्रभाव होता है ना, वो प्रभाव सेम नहीं होता। जो इफेक्ट होता है ना, वो इफेक्ट सेम नहीं होता। कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर बिजनेसमैन किसी वस्तु की कीमत गिरा देता है तो हो सकता है कि उसकी वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और कभी कभार वही तरीका कोई दूसरा बिजनेसमैन या दूसरा व्यापारी अपनाता है तो उस पर शायद बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहां पर सिर्फ हमें मांग की लोच ये समझाने का कोशिश करती है कि ये जो नियम है ये सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको मानिए। परंतु इसमें हमेशा एक जैसा प्रभाव, एक जैसा बदलाव नहीं आता कि अगर एक बार में मांग बिल्कुल बहुत नीचे जा रही है और एक बार में बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। सदैव समान नहीं रहता, प्रभाव सदैव समान नहीं रहता। कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तनों के कारण भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाती है। देखिए कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तन के साथ कभी छोटा सा कीमत परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन में हमेशा ध्यान रखना है, या तो बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। हमें बोला नहीं है वृद्धि हो रही है, घट रहा है। छोटा सा कीमत परिवर्तन होने से, मान लीजिए अगर छोटी सी थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी है तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा डिमांड गिर जाएगी, बिल्कुल ही मांग क्या है, डाउन पे आ जाएगी। और कभी कभार क्या होता है कि थोड़ी सी प्राइस कम करने से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। थोड़ी सी प्राइस कम करने से बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाती है। तो कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तनों के कारण भी क्या है, मांग में अत्यधिक परिवर्तन, हमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनके लिए मांग कीमत परिवर्तनों के कारण अधिक प्रभावित नहीं होती। तो देखिए अब यहां पर हमने क्या देखा कि थोड़ा बहुत कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कीमतें बढ़ रही तो मांग बहुत ज्यादा गिर रही है, और कीमतें गिर रही है तो मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए और कितनी भी गिर जाए, पर डिमांड लगभग स्थिर सी रहती है। कोई बहुत बड़ा बदलाव हमें नहीं देखने को मिलता कि साहब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड बिल्कुल ही शट डाउन हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, या प्राइस गिर गई तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता। ये कौन सी वस्तु है, ये आवश्यकता वाली जो वस्तु है, जिनको हम लोग मूलभूत सुविधाएं या मूलभूत जरूरतों वाली जो वस्तुएं कहते हैं, वो वस्तु है बेटा। जैसे कि मैंने क्या कहा, रोटी है। अब इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो 2 वक्त की तो रोटी कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके खाता ही है ना। अब चाहे कितनी कीमत क्यों ना बढ़ी हुई हो और कितनी भी कीमतें गिर जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं दिन में 3 बार खा रहा था तो अब कीमतें गिर गई तो 5-10 बार खाएगा नहीं, खाएगा तो उतना ही। तो ज्यादा बड़ा चेंज नहीं देखने को मिलता। कुछ वस्तु ऐसी हैं जिनकी प्राइस में बढ़ोतरी या कमी आने से कोई डिमांड पे बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता है। ऐसा जो होता है वो सामान्य
मूलभूत जो जरूरत वाली वस्तु है उन पर होता है। ये वाला जो नियम लगता है ना, ये जनरली क्या लगता है, जो विलासिता वाली जो वस्तु होती है ना बच्चों, उन पे ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़ी सी कीमत गिरने से क्या है, लोग सोचते हैं कीमत तो गिर गई, लोग तो चलो क्या करते हैं ये चीज अब वन भी खरीद लेते हैं। ये चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ वस्तुओं के लिए मांग कीमत परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती है, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए कीमत परिवर्तनों के कारण मांग इतनी अधिक अनुक्रियात्मक नहीं होती है। देखो, अनुक्रियात्मक का मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव आते ही खुद में बड़ा चेंज, मतलब आप कह सकते हो जो रिएक्शन हो रहा है ना वो बहुत तगड़ा हो रहा है वो बहुत तगड़ा हो रहा है। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो किसी ने किसी को डांट दिया और उसने सुन करके चला गया, कोई रिएक्शन नहीं, डांट रहे हैं हाँ ठीक है, और किसी ने डांटते हुए भाई साहब एक थप्पड़ उसने मारा, उसने खींच करके 2 मार दिए तो तेजी से रिएक्शन करा है। तो यहाँ पर कुछ वस्तुओं के लिए तो क्या है कि जैसे ही मांग की कीमत में कोई भी परिवर्तन आएगा ना तो बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। तो अत्यधिक क्या होती है, अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती है, ठीक है। और कुछ वस्तुओं के लिए मांग इतनी अधिक अनुक्रियात्मक नहीं होती है, मतलब ज्यादा परिवर्तन लेकर करके नहीं आती है। जैसे मैंने यहां पर उदाहरण आप लोगों को दिया, मांग की कीमत लोच, ठीक है, मांग की कीमत लोच। अब इसको आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और इसका जो हमेशा शो किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है, ईडी लगा कर, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब आप अगला अध्याय पढ़ोगे ना तो उसमें आप लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़ोगे बेटा। क्या पढ़ोगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसको जो हम लोग शो करते हैं वो ES से करते हैं, ठीक है। देखिए, अब मांग की कीमत लोच, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमने भी आपको बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो प्राइस वाला पढ़ रहे हैं, कीमत लोच वाला पढ़ रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन आने से मांग में कितना परिवर्तन आएगा, इसलिए मांग की कीमत लोच को पढ़ते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसके ऊपर हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इसके ऊपर हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे भी। मांग की कीमत लोच वस्तु के कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग की अनुक्रियात्मक माप है। तो देखिए, तो अब आपसे मांग की कीमत लोच की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि भाई मांग की लोच की परिभाषा दीजिए। तो वस्तु के कीमत में परिवर्तन के कारण, वस्तु में जो भी कीमत में परिवर्तन आता है, थोड़ा बहुत भी प्राइस में चेंज आने से उसकी मांग की अनुक्रियात्मकता की माप है कि मांग में कितना परिवर्तन आ रहा है, इसको मापता है। आप अनुक्रियात्मक शब्द अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो मांग की परिवर्तन जो हो रही है उसका भी माप लिख सकते हैं कि मांग की परिवर्तनता में जो बदलाव है, परिवर्तन हो रहा, मांग के परिवर्तन है, उसमें माप है। और अनुक्रियात्मकता लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बेटा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, जहां पे सीधा डायरेक्ट आपसे किसी चीज की परिभाषा पूछ रहा हो, किसी चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा हो, तो कोशिश करा करो बच्चों की कम से कम आप अपने मन से कुछ चीजें जोड़ने की कोशिश करो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 4-5 लाइनें लिखनी होती है, उसमें अपने मन से ये ऐसा वैसा, ऐसा नहीं। जहां तक हो सके डेफिनेशंस किसी चीज की है, परिभाषा है, तो वो आप किताब को कॉपी करने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पर जो टीचर्स के पास आंसर की आती है वो किताब के हिसाब से आती है और वो उसको चेक कर करके ही चेक करते हैं, वो इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं चाहते। तो मांग की कीमत लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप ये लिख दीजिएगा। मांग की कीमत लोच की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भोग फल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है। देखो, अब यहां से जो उत्पत्ति होती है किस चीज की होती है, यहां से जो उत्पत्ति होती है वो होती है भैया फॉर्मूले की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, फॉर्मूले की उत्पत्ति होती है। अब देखो, अब ये मांग की कीमत लोच के लिए जैसे मान लीजिए आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया कि भैया मांग की लोच को समझाइए, या मांग की लोच से आप क्या समझते हैं ये बताइए। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना, तो आप क्या करोगे, ये वाली डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप क्या है, ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं वो वाला फॉर्मूला लिख दोगे। हमेशा ED इस प्रकार से लिखोगे, ये दर्शा रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। और फिर इसने क्या बोला है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन, तो यहां पर लिख दो, ऊपर आ जाएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। परिवर्तन भी जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, प्रतिशत में आ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन बटा, ठीक है। और क्या बोला, उससे भाग देकर के, किससे भाग देना है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन,
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये वाला जो है ये इसका फॉर्मूला, ये इसका सूत्र हो जाता है। और इसी के आधार पर फिर हम आगे के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या संख्यात्मक जो चीजें होती हैं वो करते हैं। वैसे इस वाली किताब में आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा है नहीं, और हैं तो छोटे छोटे हैं, 1-1, 2-2 मार्क्स वाला वेटेज रखते हैं, परंतु जो हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसमें जो राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक है ना बेटा, वो बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल रखता है और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल रखता है। ऐसी बात नहीं कि हाँ भैया बिल्कुल छोटे लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं। और बोर्ड की कोशिश होती है कि 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन वो वहां से बनाता है। गवर्नमेंट बजट, जो सरकारी बजट आप पढ़ते हो, उसमें भी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि गणित से भाग करके तो हमने आर्ट्स ली थी ठीक है ना, गणित नहीं पढ़नी पड़े, मैथ्स नहीं पढ़नी पड़े, इसलिए तो आर्ट्स ली थी। और यहाँ आर्ट्स में भी आकर के देखा तो इकोनॉमिक्स ले लिया, और इकोनॉमिक्स में 11वीं निकाल दिया सांख्यिकी पढ़ते पढ़ते। तो फिर ये सोचा था कि 12वीं में नहीं आएगा, पर देखिए 11वीं की तुलना जितने हार्ड या डिफिकल्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं है, इजी हैं, और आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा अगर आपको ये 1-2 फॉर्मूले याद रहेंगे तो। ठीक है, तो आप ये मांग की कीमत लोच हो जाएगी। एक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच, तो ये देखिए, ये मैं आपको एनसीईआरटी की ही फॉर्मूले की तस्वीर यहां पर दिखा देता हूं। ये वाली बिल्कुल एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो आप लिख दीजिएगा कि वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन। क्या बोला है? वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन। परिवर्तन किस में बताया गया है? प्रतिशत में बताया गया है। और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और वस्तु की जो कीमत है उसमें प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। हम मांग की कीमत लोच पढ़ रहे हैं, तो जो वस्तु की कीमत है उसके परिवर्तन के हिसाब से मांग में कितना परिवर्तन आता है वो हम लोगों को देखना है। और इसी प्रकार से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, इसी प्रकार से हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं, पर वो आपके इतना टॉपिक में है नहीं, तो हम सिर्फ इसी को फोकस करते हैं। वो एक एक्स्ट्रा है जो मैंने आपको बताया। वो इसलिए बताया कि अगर इनकेस आप कभी किसी को एक्सप्लेन करो तो आप थोड़ा सा एडिशन किसी को बताओगे तो आपका सम्मान बढ़ जाएगा कि हाँ हाँ देखो बच्चे को कितना आता है। अब देखो, इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको लिखना तो यही है, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखो, पहली बात तो अगर मैं कहूं, मैं प्रतिशत से प्रतिशत काट भी सकता हूं। अपन प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे तो वो 100। भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब क्या है? 100 ना। शत मतलब 100 और प्रति मतलब हर 100 पर, हर 100 पर। ठीक है, प्रतिशत का मतलब, हिंदी के शब्दों की ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हर शब्द का कहीं ना कहीं आप अर्थ निकाल सकते हैं। इंग्लिश के तो वर्ड्स का कभी पता ही नहीं चलता कि आप कैसे अर्थ निकाल पाएंगे, पर यहाँ पर देखिए आप हिंदी में प्रतिशत, प्रति मतलब हर व्यक्ति, हर, और शत मतलब हर 100 लोग, हर 100 चीज, तो 100 पर हर एक के हिसाब से हम देखते हैं तो उसको प्रतिशत कहा जाता है। तो अब प्रतिशत 100 से नीचे का 100 और ऊपर का 100 ये दोनों कट जाते हैं, तो आप एक बार प्रतिशत को अपन हटा देते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं, हम यहां पर कहते हैं कि किसमें चेंज आ रहा है? मांग में परिवर्तन आ रहा है। तो मांग में परिवर्तन जब आता है तो परिवर्तन को हम डेल्टा से शो करते हैं। ये पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है ना, डेल्टा से शो करते हैं। डेल्टा किसको दर्शाता है? परिवर्तन को दर्शाता है। ये डेल्टा आप मैथ्स में त्रिभुज के रूप में पढ़ते हो, पर ये अपना त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना, ये अपना त्रिभुज नहीं है, तरबूज है ठीक है, तो त्रिभुज है, डेल्टा है, और डेल्टा परिवर्तन को दर्शा रहा है। और किस में? मांग में है। और मांग आप क्या करते हो? मात्रा में करते हो, क्वांटिटी में करते हो। ठीक है ना, क्वांटिटी में मांग कर रहे हो, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? चेंज इन क्यू। चेंज इन क्यू। अब चेंज इन क्यू, और इसको क्या है? ओरिजिनल जो क्यू होता है उससे डिवाइड दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कहूं कि मैं पहले 2 किलो जो है, 2 किलो आम खरीद रहा था, और जैसे उसकी प्राइस कम हुई तो मैंने 5 किलो आम खरीदना शुरू कर दिया। अब देखो, अब चेंज कितने का आया है? पहले 2 खरीद रहा था, अब 5 खरीद रहा हूं, तो चेंज कितने का आया? 3 किलो का। और ओरिजिनल क्यू कितना? ओरिजिनल क्यू वो होता है जो हम पहले खरीद रहे थे। तो पहले मैं कितना खरीद रहा था? 2 किलो, तो यहां पर मेरा 3 किलो और 2 किलो आ जाएगा। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा और 3/2 रह जाएगा। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, जो ये यूनिटें होंगी ये यूनिट सेम होनी चाहिए। ये यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, सेम बनानी पड़ेगी। समानता के नियम को याद रखना है। ठीक है, तो चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, ये वाला। चलो अब ये आ जाओ, बड़ा अपन ने डंडी खींच दी, ये वाली। ठीक है, अब फिर इसने बोला कीमत में परिवर्तन, तो चेंज इन पी अपॉन पी। पी कौन सी? जो पहले, जैसे बोलूं कि भैया पहले कीमत 10 रुपए थी और आज 5 हो गई, तो बदलाव कितने का है? 5, और पहले कितनी थी? 10। ये लिखनी पड़ेगी। ये जो फोर्थ टर्म होती है, देखो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, और ये फोर्थ टर्म हो गई। ये जो फोर्थ वाली टर्म है ना बच्चों, ये फोर्थ वाली टर्म हमेशा फर्स्ट वाले के पास जाती है। ठीक है, और तीसरी वाली जो टर्म है वो दूसरे वाले के पास चली जाती है। तो देखो, चेंज इन
क्यू अपॉन क्यू लिख देता हूं मैं। और अब ये फर्स्ट के पास कौन सी आ रही है, पी आ रहा है, और नीचे से आएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा पी, और ये यहां पर इसके पास आ जाएगा तो चेंज इन पी। ठीक है, और अब देखो ये दोनों चेंज वाले हैं तो इनको एक साथ ले लेते, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये हमारा एक आसान सा फॉर्मूला बन जाता है। बस ये हमारा एक आसान सा फॉर्मूला बन जाता है कि क्यू में कितना चेंज आया है, पी में कितना चेंज आया है, ओरिजिनल पी और ओरिजिनल क्यू। ये इसी फॉर्मूले से पूरा ड्राइव कर करके मैंने आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो लिखा हुआ है शब्दों में उसको हम संख्या में या वर्ड्स में कैसे लेकर करके आ रहे हैं, ये चीज बताइए। ये फॉर्मूला भी यूज होता है, इसी का है, आप लिखना चाहे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, पर कोशिश करिए इसको लिखिए, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको लिख करके समझा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। चलिए अब आ जाते हैं संख्यात्मक प्रश्न पे। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, एक दो ही हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमें सोल्व किस प्रकार से करना होता है। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आ गया तो फिर आप लोग मुझे याद करोगे कि मनीष सर ने में पढ़ाया नहीं था। किसी वस्तु की कीमत 10% गिरने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है, अतः मांग की लोच की गणना कीजिए। देखो पहली बात तो क्या बोली, किसी वस्तु की कीमत 10% गिरने से, कितनी गिर रही है, 10% गिर रही है, और उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर के 14 इकाई हो जाती है। अब देखो यहां पर ये जो दे रखा है वो इकाई में दे रखा है और ये प्रतिशत में दे रखा है, ये इकाई में दे रखा है और वो प्रतिशत में दे रखा है। अब इसको तो मैं इकाई में चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे और कुछ पता नहीं है, पर इसको तो मैं प्रतिशत में चेंज कर सकता हूं। तो इसलिए सबसे पहले तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो आपको इसको प्रतिशत में ही चेंज करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मांग को प्रतिशत में चेंज करना है, और मांग को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर हम मांग के चेंज में लगाएंगे चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं इसलिए 100 करना जरूरी है। ठीक है, अब चेंज इन क्यू कितना आया है वो देखो, तो भैया पहले 10 थी और अब 14 हो गई है, मतलब 14 माइनस 10, पहले 10 इकाई ले रहा था और कीमतें गिरी हैं, और गिरती है जब डिमांड बढ़ती है तो मेरी यहां पर बढ़ गई, और जो ओरिजिनल है पहले कितनी खरीद रहा था, 10 खरीद रहा था, वो यहां पर आ जाएगी, और ये 100 का 100 यहां पर आ जाएगा। ये अपना आ गया, 14 में से आप 10 माइनस करोगे 4, 10 से भाग दोगे और 100 से गुणा करोगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 को जब आप 10 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 40, और ये क्या है, प्रतिशत है, इसलिए आप प्रतिशत का साइन लगा दोगे। अब यहां से हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो नया बन जाता है कि कीमत में गिरावट आई है, कीमत में 10% गिरावट आने से, कीमत में 10% गिरावट आने से मांग में 40% वृद्धि होती है, मांग में 40% बढ़ोतरी होती है, तो मांग की गणना, मांग की लोच की पता लगाइए। तो चलिए ठीक है, अब हम हमारे फॉर्मूले पर आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले भैया ने कहा कि वस्तु की मांग के लिए प्रतिशत परिवर्तन, तो देखो हमने मांग को भी प्रतिशत में निकाल लिया है और उसको भी प्रतिशत में निकाल लिया है, तो अब हमारे लिए और भी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हमारा 80, अब यहां पर आप एक बार बेटा फॉर्मूला पूरा लिखिएगा, फॉर्मूला पूरा लिखिएगा, और उस फॉर्मूले के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आप उसको जवाब दीजिएगा एग्जामिनर को कि भैया मांग की प्रतिशत में कितना परिवर्तन आया है, 40%। ठीक है, 40% का मतलब हो गया 40/100, और कीमत में कितना परिवर्तन आया, 10/100। ठीक है, अब देखो ये इसके पास जाता है और ये इसके पास जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया, तो 40 गया 100 के पास और फिर 100 के पास गया 10। ठीक है, तो यहां पर ये 100 तो 100 से कट ही जाएगा, बचा कितना, 40/10, ये 0 से 0 कट गया, तो मांग की लोच आपकी क्या हुई, 4 हुई, मांग की लोच आपकी क्या हुई, 4 हुई। और ये जो मांग की लोच है इसको हम कहते हैं ED इज ग्रेटर देन 1। ये वाली जो बात है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगी। ठीक है, कि जो ED है वो 1 से बड़ी है, वो क्यों है, क्या है, इसके क्या कारण है वो। पर अब आपको देखो इस लेक्चर से पहले तक की कहानी यही समझ में आती थी कि साहब बढ़ेगी या घटेगी, पर आज ये समझ में आया कि कितना बढ़ी है और कितना घटी है। चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जब कीमत 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए होती है,
हो जाने दो, कोई बात नहीं। 3 रुपए तो वैसे भी दुकानदार, एक रुपए तो दुकानदार वैसे भी खुला नहीं देता, बोलते टॉफी ले लो, क्या फायदा हमारा 1 रुपया कम होने से। तो किसी वस्तु की मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है। इस स्थिति में मांग की कीमत की लोच कीजिए, ये गणना करिए। 7 रुपए से बढ़कर करके 10 रुपए हो गई, ठीक है। कीमत हमारी ये है और मांग क्या है, वो 6 इकाई से 4 इकाई हो गई। तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, हम दोनों को या तो प्रतिशत में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं, मांग की बात कर लेते हैं। तो मांग में अगर मैं देखूं तो मांग में मैं फॉर्मूला लगाता हूं कि चेंज इन क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू इनटू भैया 100। तो देखो मेरी वस्तु की मांग 6 इकाई से 4 इकाई गिर गई है, मतलब मैं ये कहता हूं कि भैया 4 - 6 बटा ओरिजिनल कितनी है, 6 इकाई। पहले मैं 6 कर रहा था ना, तो 6 ये गुना 100, ठीक है। और इसके लिए यहां पर आ जाता है -2/6 इंटू 100, और ये 2 को मैं इससे गुणा कर देता हूं तो ये 200 आ जाएगा और बटा 6। अब यहाँ काटापीटी मत करना, वो आगे जाकर के ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और ये देखो जो माइनस का साइन है ना, इस माइनस के साइन की वजह से यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम जो बात मानते हैं, हम ये मानते हैं ये जो ईडी है इसको इस प्रकार से एब्सोल्यूट वैल्यू मानते हैं, निरपेक्ष वैल्यू मानते हैं, निरपेक्ष मानते हैं। निरपेक्ष का मतलब ये माइनस प्लस में जो भी होगी वो प्लस ही माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं ईडी इज इक्वल्स टू दिस, तो वो प्लस में ही हो जाएगा। तो चाहे आप इसको 200/6 भी लिखेंगे तो भी कोई दोहराए वाली बात नहीं है, गलत वाली बात नहीं है। अब वो तो मांग में आ गया, अब कीमत का भी देख लेते हैं। कीमत में क्या बोला कि 7 रुपए से बढ़कर के 10 रुपए हो गई है, 7 रुपए से बढ़कर करके 10 रुपए हो गई है, मतलब 10 - 7, ठीक है। और पहले 7 थी तो 7 यहां पर आ जाएगा गुणा 100 हो जाएगी। तो यहां पर मेरा 3 गुणा 100/7, ये 307 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो मांग में जो परिवर्तन है वो 200/6 है और कीमत में जो परिवर्तन है वो 300/7 है। तो चलो अब अपन निकाल लेते हैं ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर फॉर्मूला लिखोगे यहां पर, और पहले मांग में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना था, 200/6 है, और फिर कीमत में बताना है, बड़ी डंडी खींच दो यहां पर, और 300/7 है। अब फिर वही बचपन वाला रूल, ये फर्स्ट के पास और ये इसके पास, तो 200 गया 7 के पास और 300 गया 6 के पास, ठीक है। अब यहाँ की 2 जीरो, अब 100 का पाड़ा बोलोगे तो 100 दूनी 200 और 100 तिया 3, तो 2 जीरो से 2 जीरो अपनी कट गई। अब बचा मेरे पास 2 × 7, 3 × 6, 2 सत्ते 14 और 3 6 18, इसको आप काट सकते हैं 9। अब ये 7/9 आया है। अब 7/9 आया है तो इसको आपको भाग देना होगा और वैल्यू निकालनी होगी। ये 7 अंदर जाएगा, 9 बाहर आएगा। तो अब ये इससे छोटा है, आपको भाग देना आता है, ये इससे छोटा है तो ये होगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ 0 लगा करके एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 लगा लेंगे। यहाँ पॉइंट इंपोर्टेंट है, पॉइंट लगाया फिर यहाँ 0 उतर गया। अब आप 9 का पहाड़ा जब बोलेंगे तो 9 सत्ते 63 आपका आ जाता है, ये अपना 7, फिर वो 0 उतरा, फिर 7, मतलब मेरा जो आंसर आया है वो 0.77 आया है। क्या आया है, 0.77 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ईडी इज लेस देन 1, 1 से छोटी है मेरी, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब यहाँ पर हमने जो संख्यात्मक प्रश्न आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो 2-2, 3-3 मार्क्स में, 1-1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, वो मैंने आपको बड़ी आसान भाषा में समझा दिया है। मांग की लोच क्या होती है वो बता दिया है। अब इसकी जो श्रेणियां हैं, इसकी जो कैटेगरी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि ये जो ईडी इज इक्वल्स टू 1 है, ईडी इज इक्वल्स टू 0 है, ईडी इज इक्वल्स टू अनंत है, ईडी इज इक्वल्स लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, जिससे कि आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। परंतु आज के लिए इजाजत दीजिए, और आज का लेक्चर कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बाकी बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको सभी जानकारियाँ मिलती रहे कि नया अध्याय कौन सा आ रहा है, क्या धमाका हो रहा है, सबकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और पढ़ते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।